तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। आज डेट 2 फरवरी है, सरस्वती पूजा है। सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 का MCQ क्वेश्चन लगभग 200 प्लस देखेंगे। काफी बच्चों, ये मेरा कोचिंग के बच्चों के लिए है और आप लोगों के लिए भी है। क्या है कि आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जाएंगे वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा बुकलेट है, जो हमारे बुकलेट मैंने बनाए थे, उस बुकलेट का सॉल्यूशन काफी बच्चों, हमारे कोचिंग के बच्चे काफी बोल रहे थे कि सर बुकलेट का सॉल्यूशन दीजिए। इसीलिए आज हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं उसका। जैसे है पहला जो हम लोग का है, देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री का है। इसका नाम है SPBS केमिस्ट्री क्लासेस केमिस्ट्री बुकलेट ब्रह्मास्त्र। यहां से तय है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख के अगर पढ़ के जा रहे हैं तो ये हमारी ओर से आप लोग के बीच वादा है कि लगभग यहां से 80% क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। काहे कि यहाँ पे वैसे क्वेश्चन को डाला गया है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का 2025 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के बेसिस पर क्वेश्चन को डाला गया। जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है, देखिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं। क्या है? मोलर विलयन या विलयन है जिसमें 1 मोल उपस्थित हो, 1 मोल विलय उपस्थित हो। तो हम लोग जानते हैं मोलर विलयन क्या है। मोलर विलयन वह विलयन है जिसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट, मतलब क्या, उस विलयन पर क्या होना चाहिए बाबू, 1000 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तब वो क्या है? मोलर विलयन या विलयन है जिसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जैसे है विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है। तो विलयन के वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कौन है? आंसर दिया हुआ है, देखिए आंसर। क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि सर 4 गो ऑप्शन काहे नहीं दिए। 4 गो ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए कि बाबू याद करने में कंफ्यूजन होगी। 4 गो ऑप्शन में पढ़ के जाओगे ना, कंफ्यूज करोगे, कहीं टाइम आप लोग के पास नहीं है। इसीलिए हम 4 ऑप्शन वाला नहीं दिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं 4 ऑप्शन वाला चाहिए सर, तो हम फिर आप लोग के लिए कम से कम 400 MCQ बना रहे हैं, ठीक है। तो जरा वेट कीजिए, 8-10 दिन में आप लोग को हम MCQ दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विलय के मोल अंश, विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। माने क्या है? विलय के मोल अंश। देखिए कोई दिक्कत है? समझ में आता होगा। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 3 नंबर प्यारा सा क्वेश्चन है। विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। तो विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? देखिए साफ विलय के कणों की संख्या पर, ना कि विलय के कणों के आकार पर, ठीक है। आकार से कोई लेना देना नहीं है। चीनी अगर छोटा रहे या बड़ा रहे, हमको उससे क्या लेना देना है? पानी में तो क्या करना है? उसको डिजोल्व करना ही, अपने आप ही घुलेगा, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या, वो कितने मात्रा में हो उससे डिपेंड करता है। क्या है? विलय के कणों की संख्या पर। कोई दिक्कत है? कितना कण हम लोग डाल रहे हैं उसके संख्या पर डिपेंड करता है। फिर देखिए उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH को घोला हो। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोला है, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिस पर 500 ml क्या हो, घोला हो। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, कितना है? देखिए 5 ग्राम NaOH है, तो 5 ग्राम को ऊपर करेंगे। अब क्या करेंगे, NaOH का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं Na का क्या होता है बाबू, Na का होता है 23 प्लस O का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है बाबू, A। तो कितना निकल गया हम लोग का, टोटल 40 ग्राम मोल
पर लीटर निकल गया। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 40 को यहाँ बैठाएंगे। हम लोग जानते हैं क्या निकालने बोला है, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 500 ml, मतलब हम लोग डायरेक्टली मोलरता निकालने बोला है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या जानते हैं, विलेय के ग्राम मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, 5/40। अब कितना ग्राम जल में घुला हुआ है, देखिए 500 ml। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 500 ml कटाइए 1/8 और नीचे कितना हो जाएगा, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/8 इंटू हो जाएगा तुम्हारा 1/500 बटे 1000। इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब इससे भाग लगा देंगे, 8 को भाग लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 0। काट दो यार। चलिए बाबूरे देखिए तब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा कॉल आ गया। देखिए उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम एनीओ उसको घोला। ठीक है, कितना ग्राम जल है, 5 ग्राम। हम लोग जानते हैं विलय के ग्राम मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। सीधा सीधी मोलरता का फॉर्मूला क्या जानते हैं, विलय के ग्राम मोल बटे विलयन का आयतन लीटर। तो क्या करेंगे, कितना ग्राम है, 5 ग्राम है, तो 5/40 करेंगे पहले, कितना होगा 1/8। तो क्या हो जाएगा 1/8। अब इसको भाग लगाएंगे 1 से, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। आप पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2, अब क्या होगा फिर 0, तो 8 दूनी 16, फिर 4, फिर 0, तो कितना आ गया 0.125 मोल पर ये आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली भाग लगा देंगे। कितना करेंगे, देखो 0.125 बटे 500 ml। अब इसको 1000 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या करेंगे 1000 ml को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे करते हैं 0.125 बाय इंटू 1000 ml बटे 500 ml। ये कट गया, सॉरी 1000 लीटर हो गया, ml नहीं लीटर, लीटर कट गया, कितना बचा देखिए। अब क्या करेंगे 0.125 से भाग लगा देंगे, कितना हो गया 2 में कट गया, इसको डायरेक्टली 500 कट गया, 2 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा डायरेक्टली गुना कर देंगे, आंसर इतना आ जाएगा 0.25। कोई दिक्कत? अब इसी तरह देखिए यहाँ पे समझ में आ गया, जहां अगर मोलरता निकालने बोले, जहां अगर मोलरता निकालने बोले वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए फिर आर्गोनोमेरिकल क्या है, देखिए NaCl के 200 ग्राम जल में घोला गया इस विलयन की मोलरता क्या होगी। कितना ग्राम जल में घोला गया है, 200 ग्राम जल में। यहाँ पे कुछ छोटा है, देखो बाबू यहाँ पे क्या छोटा है, इंग्लिश वाला देख लो। व्हाट इज द मोलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन इन, मतलब कितना ग्राम है 58 पॉइंट कुछ है, 58.5 ग्राम है। ठीक है, तो कितना ग्राम है 58.5 ग्राम NaCl है, उसको 200 ग्राम जल में घोला गया है। यहाँ पे छोटा है, क्या छोटा है देखिए, यहाँ पे जरा सुधार दीजिएगा, 58.5 ग्राम होगा बाबू, 58.5 ग्राम NaCl को कितना ग्राम जल में घोला गया है, 200 ग्राम जल में घोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे,
पहले NaCl का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक है। कितना ग्राम बोला है 58, तो हम लोग अभी पता नहीं है 58.5। अब NaCl यहाँ है, NaCl का पहले निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल Na का हम लोग जानते हैं 23 होता है, और Cl का कितना होता है, Cl का होता है 35.5। कितना हो गया 58.5। 58.5 कितना ग्राम जल में घोला गया है, 200 ग्राम जल में घोला गया, 200 ग्राम जल में घोल के इसने इसको मारा, खत्म हो गया। अब क्या बचा 1/200, ठीक है। अब भाग लगा दो 1/200 को, कोई दिक्कत, देखो एकदम हल्का है। देखो 1 यहाँ क्या करेंगे 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 दशमलव। अब 200 का जम आया, देख ये वाला और ये वाला मिला, हुआ, आया समझ में, कोई दिक्कत, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगता होगा। देखिए कोई दिक्कत, NaCl का नंबर ऑफ 23, Cl का कितना होता है 35.5, दोनों को कटा दिए, डायरेक्टली आ गया सॉल्व। और वो अच्छा से जानना चाहते हो तो मेरा क्लास आ जाओ, नहीं तो क्या करना, और वो वीडियो डाल देंगे न्यूमेरिकल का, समझ जाओगे। चलो हो गया, तो कितना होगा 0.005 एम, कोई दिक्कत। चल अब देख क्या है, किसी विलयन में विलय के मोल एवं विलायक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोला बात को समझो। किसी भी विलयन में विलय के मोल और विलायक के अणुओं की संख्या को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इकाई के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं N1, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए बात को समझिए, N1 प्लस N2 इक्वल टू 1 होता है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये दोनों इकाई के बराबर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, क्या होगा मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल अंश। आप देखिए ये न्यूमेरिकल उसी तरह, उस विलयन की मोलता क्या होगी, 1000 में 7.1 ग्राम Na2SO4, उसी तरह कर लीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा 0.5 एम, कोई दिक्कत है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलयन का पराश्रम दाब बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हल्के में नहीं लेना, ये सारे तुम्हारे सिलेबस से है। लग रहा होगा कि छोटा जैसा है, ये क्या इसको आता है, देख रहे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पढ़ी एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आते हो तब बोलबे हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विलयन का पराश्रम दाब बढ़ाया जा सकता है। तो विलयन का पराश्रम दाब कब बढ़ाएंगे, क्या बोला है, राउट का नियम से किसी वस्तु का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, तुमको 4 ऑप्शन देगा, विलयन का आयतन बढ़ा के, विलयन का आयतन कम करके, या वेपोराइज करके। तो क्या करेंगे, विलयन का पराश्रम दाब, हम लोग क्या पढ़े थे, राउट का नियम से क्या पढ़े थे, उस दिन को याद करो जिस दिन को मैंने पढ़ाया था कोचिंग के बच्चों को, अन्यथा जो पढ़ा होगा उसके लिए तो इजी है। हम क्या बताए थे, एगो कंटेनर लिए थे, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या किए थे, पानी भर दिए थे पूरा कंटेनर में। अगर हम इसका पराश्रम दाब को बढ़ाएंगे, पराश्रम दाब को बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जितना मात्रा में हीट को बढ़ाएंगे उतना मात्रा में पानी वेपोराइज होगा कि नहीं। तो हम लोग वही चीज पढ़े थे कि नहीं, आ रहा है दिमाग में। ऑप्शन में क्या है, देखिए विलयन का तापमान बढ़ा के, मतलब क्या, उसको उसका तापमान टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ना कि टेम्परेचर को घटाने से क्या पराश्रम दाब बढ़ेगा। अगर यहाँ क्या करेंगे, जितना मात्रा में टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना मात्रा में पानी वेपोराइज होकर ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो वही यहाँ ऑप्शन में रहेगा, विलयन का तापमान कम कर, विलयन का तापमान बढ़ाकर, कणों की आकार को बढ़ाकर कणों के आकार को कम कर, तो कुछ नहीं होगा, या कंटेनर को छोटा कर, वैसा कुछ नहीं होता। क्या मानना पड़ेगा हम लोग को, विलयन का तापमान बढ़ाना, कोई दिक्कत। चल फिर आगे है, वाष्पशील विलय रखने वाले, वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल अंश के समानुपाती होते हैं, यह तथ्य किसके अनुसार था? ऑप्शन वहां पे 4 रहेगा। क्या कह रहेगा? हेनरी का नियम से, फिर बोलेगा डाल्टन का नियम से, फिर बोलेगा राउल्स का लॉ से, फिर बोलेगा तुम्हारे जाके नन ऑफ दी। तो क्या मारोगे? क्या बोला है? पहले क्वेश्चन को पढ़। वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल अंश के समानुपाती होते हैं, यह तथ्य किसके अनुसार है? तो राउट का नियम अभी हम बताए। राउट का नियम क्या बोला? किसी वस्तु का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाष के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? वाष्पशील विलय। जहां वाष्पशील का बात आया मतलब राउट का नियम है, दूसरा कुछ नहीं। जहां वाष्पशील का बात आया मतलब राउट का नियम है। तो क्या होगा? राउट्स लॉ। कोई दिक्कत है? फिर बोला शुद्ध जल की मौलिकता होगी। शुद्ध जल की मौलिकता कैसे निकालेंगे? देखो मौलिकता का फॉर्मूला हम लोग के 55.55 होता है, लेकिन कैसे होता है जरा देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं जल का फॉर्मूला क्या होता है बाबूरे? H2O। क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो के हाइड्रोजन हुआ है, देखो नंबर ऑफ मोल पहले निकालेंगे। क्या बोला है? देखिए शुद्ध जल की मौलिकता। मौलिकता का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? विलय के ग्राम मोल बटे बिलियन के आयतन लीटर में। कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब देख विलय के ग्राम मोल मतलब क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, के को हाइड्रोजन है 2 तो गुना करेंगे। सुनिए कैसे चल गया, देखो 2 है ना, तो डायरेक्टली 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 16 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18। 16 और 2 18। ठीक है। अब कितना ग्राम बोला? शुद्ध जल की मौलिकता। तो आयतन मतलब क्या करेंगे? 1000 मिलीलीटर से हम लोग भाग देंगे। 18 ग्राम मोल बटे 1000 ग्राम मिलीलीटर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए अब डायरेक्टली कैसे काटेंगे? देखिए इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 1000 बटे 18 हो जाएगा। ठीक है। इसको ऊपर मिलीलीटर लीटर में चेंज करेंगे, 1000 को ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000 बाय 18। ठीक है। अब 18 से काटिए, 18 पंचे 90, कितना बचा? 1 0 0। अब फिर क्या होगा? 18 पंचे 90, 90 हो गया। फिर बचा तो जाके 10 आ गया, 10 मतलब फिर इसको 0 बैठाएंगे, कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। फिर आ गया 10, 0 बैठाएंगे, कितना हो जाएगा? 55 दशमलव 55 आया। तो कभी कभी थोड़ा संगम रहेगा बाबू, 55.56। तो यही मानना। ठीक है। 5 5 के बाद हम लोग एक बढ़ा के लिख सकते हैं। आ गया समझ में कैसे आया? इसी तरह पूछ सकता है विलयन की, कुछ भी आ सकता है। विलयन की मौलिकता क्या होगी? विलयन की मोललता क्या होगी? विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? समझ आ रहा है? आप देखिए क्या है? 0.2 ml जलीय दूध क्षार अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी? डायरेक्टली डबल कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। देखो 0.2 को डबल कर दो, 0.4 आ गया। कोई दिक्कत? ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हमारे अंदर डर है बाबू, कभी कभी जैकबोर्ड तुम्हारा गद्दारी कर देता है, इसीलिए हम भी क्या कर दिए, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए ताकि पूछे तो इजीली आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस है, इसे उसको जानना नहीं है, दे दिए फिर भी एक डाल दिए। कहीं कि देखो एक होता है कि मन शांति के लिए एक डाला जाता है, कभी कभी आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस दे सकता है। देखिए फिर क्या है? किसी घोल में असंख्य गुणधर्म का मान बढ़ाया जा सकता है जब घोल के अणु क्या हो जा सकता है? असंख्य का मान कब बढ़ा सकते हैं? जब उस घोल में क्या हो जाता है? टूट जाता है, अणु टूट जाता है। जैसे बात को सुनिए, ये हम लोग का कंटेनर है, ये हम लोग का कंटेनर है। अब इसमें पानी है, मान लीजिए, ठीक है। अब इस पानी में हम क्या कर दिए? 5 ग्राम NaCl डाल दिए, सोडियम क्लोराइड। तो ये किसमें टूटेगा? पहला तो Na प्लस Cl माइनस टूटेगा ना, सॉरी माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस टूटना चाहिए, तब ना इस घोले का मान को बढ़ाया जा सकता है।
अगर जब तक ना टूटे, क्या बोल रहा है, अगर पनिया में ना घुलेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको बढ़ा सकते हैं क्या मान को। मान के चलो तुम पानी में कंकड़ डालोगे तो उसका मान को कैसे बढ़ाएंगे, अब कुछ होगा, कंकड़वा घुटनों से जा कुछ होगा नहीं ना होने वाला है। तो क्या होना चाहिए, उस घोल के मान में टूटना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, विघटित हो जाए। अगर विघटित का मतलब ही क्या होता है, टूटना। समझ में आ रहा है, चल समझ में आ जाता होगा, ज्यादा नहीं समझना है, एग्जाम भी तुम लोगों को। चलो अब हम लोग जानते हैं 3 अंक वाला प्रश्न में, एमसीक्यू को तो जानेंगे लेकिन उसके साथ साथ क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानेंगे। देखिए क्या है, पहला एकदम याद कर लेना, पिछला बार क्या पूछा है, मोलरता, मोललता, मोललिटी, 3 को पूछा है। इस बार वो तो आएगा नहीं, आ भी सकता है, इसलिए दे दिए। पहला प्रासरण क्या है, प्रासरणी दाब क्या है, अर्धपारगम्य में झिल्ली को परिभाषित करें। बाबूरे ये सब क्लास में पढ़ाए हैं, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर है राउट का नियम को लिखे और उसके व्युत्पन्न को लिखे। तो अभी हम बोले राउट का नियम क्या है, किसी वस्तु का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभावी के समानुपाती होते हैं। हम लोग जानते हैं P नॉट ए इक्वल टू PA इंटू PX, ठीक है, डायरेक्टली राउट का नियम खत्म हो गया। फिर क्या है, राउट के नियम से हेनरी का नियम के सामान्यता किस प्रकार है। हेनरी का नियम क्या जानते हैं हम लोग, Kx इक्वल टू P नॉट AX, ठीक, डायरेक्टली उसके सामान्यता क्या है, क्लास में पढ़ाए हैं, क्लास में जाके देख लेना, हो जाएगा, खत्म। फिर है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, मतलब क्या ऊर्ध्वापति और मतलब इसको डायरेक्टली, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, इस बार के लिए एग्जाम का व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। फिर क्या है, हेनरी के नियम को लेके हेनरी लॉ लिख देना है। फिर ये 4 अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, तो 4 अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, सीधा सीधी राउट्स लॉ, तुम्हारा जाके इसी तरह 4 को है, जाके लिख देना, हो गया, खत्म, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखो क्या है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या है, मोलरता, ये देखो ये 19 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, 5 नंबर के लिए 1 2 3 तीनों 5 नंबर के लिए आ चुका है। फिर देखो यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिली मोल N2 गैस विलय होगा। N2 का आंशिक वाष्प दाब इतना है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 किलो बार है। मतलब क्या किया है, ये जो न्यूमेरिकलवा है बाबू, ये तुम्हारा हेनरी का लॉ से है, ठीक है। तो हेनरी का नियम हम लोग क्या जानते हैं, विलियन के सरफेस पर जो अणु है वो भीतर, मतलब सीधा सीधी बात को समझो, कोको कोला तुम लोग पिए हो, कोको कोला पिए होगे तो जरूर जानते हो, कोको कोला में क्या होता है, CO2 गैस होता है, ठीक है। तो उस CO2 गैस को डिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना, जो बेचता है ना जीरा वाटर या तुम्हारा सोडा वाटर, वो देखना मशीन के द्वारा CO2 गैस को मिलाया जाता है, ऐसे हम लोग नहीं मिला सकते हैं। तो वो क्या बोला है कि सरफेस के अणु पर, मतलब जितना मात्रा में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना मात्रा में सरफेस मतलब क्या ऊपर में हो उतना मात्रा में नीचे में मिलना चाहिए, तब जाके ये हेनरी का नियम को पालन करता है, अन्यथा नहीं करेगा। या तो ऐसा थोड़े होता है कि मान के चलो सरफेस के मतलब उस सॉल्यूशन का जो है ऊपर में सॉल्यूशन मिला, अब नीचे में ना मिला, अब तुम सोडवा को पियोगे तो देखना ऊपर में झांस लगता है, नीचे में कम झांस लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखना जैसे जैसे खत्म होते जाएगा उसका पावर घटते जाएगा, तो CO2 गैस क्या होता है, धीरे धीरे अपना उड़ जाता है, इसीलिए वैसा होता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, सरफेस पर जितना मात्रा में डिजोल्व होना चाहिए उतना मात्रा में लिक्विड में मतलब नीचे में डिजोल्व होना चाहिए, तब होगा, अन्यथा वो नियम को पालन नहीं करता। वही चीज बोला है कि कितना मात्रा में N2 गैस पर डिजोल्व होगा वातावरण में, उसी मान को निकालने बोले। तो पहले हम लोग जानते हैं, देखो ये सारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करके दिखा दिए यहाँ पे, जैसे Kn का मान यहाँ Kn नहीं होगा बाबू, यहाँ KH होगा, ठीक है, मिस प्रिंट कर दिया है, अलग बात है। यहाँ पे क्या होगा, KH होगा, यहाँ H कर लीजिएगा, KH KH इक्वल टू इतना है, पार्शियल प्रेशर में जो है इतना है, H2 का मान हम लोग को निकालेंगे 18 ग्राम मोल, कैसे निकाले, अभी हम लोग निकाले थे ना, उसमें न्यूमेरिकल 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का सोलर कितना हो जाएगा 18 ग्राम, देखो वही ना निकाल दिया पर मोल,
छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग x इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, KH इक्वल टू PX, ठीक है। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू K बाय X, यही फार्मूला तो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब इसका देखिए p का मान हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, तो ये दिया हुआ, इसको बैठा दें, KH का मान दिया हुआ, KH का मान कितना है, ये अंतर देखो यहाँ पे लिखे ना, अभी क्लियर है, इतना दिया हुआ, दोनों को गुना भाग कर दिया, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर निकल गया। देखो आंसर क्या निकल गया, ये निकल गया, खत्म। ये न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल जितना इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते हैं। फिर से देखो ये जो है बाबू, ये कर 2025, ये एकदम आएगा कर 2025 VBI। देखो क्या बोला है, बेंजीन का क्वोथनांक 353.53 के है, ठीक है, क्वोथनांक समझ में आ रहा है, क्वोथनांक है। फिर क्या बोला है, 1.8 ग्राम वाष्पशील विलेय को 90 ग्राम घोलने पर, यहाँ बोलने पर कर दिया, इसको क्या कर देना, घोलने कर देना, ठीक है। मिस्टेक क्या है, थोड़ा सा हो जाता है, घोलने पर विलयन का क्वोथनांक 353.11 के हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 253 दिया हुआ, ठीक है। आप देखो केवी का मान कितना दिया हुआ है, 253 दिया हुआ है, ये 253 ग्राम का 2.53 ग्राम के मोल है। अब देखो डेल्टा टी, टीबी का मान कितना दिया हुआ है बाबू, देखो टीबी क्वोथनांक बोला है, तो विलयन का क्वोथनांक टीबी हम लोग मानते हैं। अगर थ्योरी को नहीं पढ़े हो, राउट्स लॉ इन लिक्विड सॉल्यूशन थ्योरी को अगर नहीं पढ़े हो, तो ये न्यूमेरिकल नहीं बनेगा बाबू, इतना इजी नहीं है। इसके पीछे बनाने के लिए तुमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। राउट्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले स्पष्टीकरण द्वारा, राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले ग्राफ्य विधि द्वारा, ये सारे को पढ़ना पड़ता है, अन्यथा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं इसको, टीबी का मान दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो कितना में घोला गया है उसको, 353.23 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 353 को डायरेक्टली माइनस कर देंगे, किससे, देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है केबी का मान कितना दिया हुआ है, आई देखो टीबी का मान दिया हुआ 354.11, अब उसमें कितना को माइनस करेंगे, देखो 353.23 को माइनस कर देंगे, तो 0.8 के पार्शियल प्रेशर निकल गया हम लोग, ठीक है। अब W भी निकालने बोला है, क्या निकालने बोला, हम लोग देखो यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे, MP, ये फार्मूला होता है, ठीक है। MP निकालने बोला, इस क्वेश्चन में देखो सब चीज है, WB है, WA है, TB है, सारा चीज है, क्या नहीं है, डेल्टा TB नहीं है। तो डेल्टा TB और MB हम लोग निकालेंगे। डेल्टा TB कहाँ पे है, डेल्टा TB नहीं है, तो डेल्टा TB निकालेंगे। MB बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, XWA into XWA, ठीक है, बटे WA into डेल्टा TB। तो WA हम लोग डायरेक्टली 1000, कोई भी सॉल्यूशन को मानते हैं 1000। अब सारे मान को पुट कर दिए यहाँ पे, हमारा आंसर डायरेक्टली देखो इसको पुट कर दिए, अब गुना भाग जैसे करोगे तो हम लोग का MB इक्वल टू निकल गया 58 ग्राम पर मिनट, ठीक है। अगर इसको अच्छा से देखना चाहते हो तो लेक्चर 3 में हम इसका वीडियो डाले हैं बाबू, एक सस्पेंड पात्र में वाष्पशील विलेय वाला ये न्यूमेरिकल हम डाले हैं, पिछला वाला वीडियो में जाके देख लेना, एकदम स्पष्टीकरण बोला है। यहाँ पर टाइम नहीं हम लोग को, आगे एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आ गया, देख एक सस्पेंड वाला बोल रहे थे, सस्पेंड वाला न्यूमेरिकल आ गया। एक सस्पेंड पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज, अब इसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है पूरे, C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला पढ़े आप लोग बायोलॉजी वाला या केमिस्ट्री वाला, इसी का है। C6H12O6 को 1 के रिजल्ट में घोला गया है 1.013 बार पर, यह जल किस ताप पर उबलेगा, जल के लिए केबी का मान इतना है, पिछला वाला वीडियो में जाके देख लेना बाबू, इसका सॉल्यूशन है। ग्लूकोज का मोलर्स निकालेंगे, हम लोग जानते हैं जल के लिए 18 ग्राम होता है, और ग्लूकोज का निकालते देखो
जल के लिए H2O का नंबर ऑफ मोल, H2 हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 1 इक्वल टू 18 हो गया। अब ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 6 गुना 12, मतलब एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, 12 गुना 6 प्लस अब हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 6, टोटल हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। आया समझ में? वही करते देखो, अले नहीं विश्वास है लिख कर ले, 12 6 72, 72 हो गया यहाँ 72। अब 1 में क्या करेंगे 1 से 12 को गुना करेंगे, कितना क्या 12, और 16 गुना 6 कितना होता है 16 पंचे 80, 16 6 96 प्लस 9 पर 6 96, 6 और 2 8 और 2 10 के 0, हाथ में रह लो 1 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 1 18, हाथ में रहा 1 7 1 8, कहाँ चली गई, कैसे इसको जोड़े, कैसे जोड़ ले रहे, पहले जोड़ में मिस्टेक पहले होना, 72 12 और 96, 6 2 8 2 10 10 के 0, हाथ में रहा 1 7 1 8 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 1 आ गया ना 180 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? 180 ग्राम पर मोल। कभी कभी हो जाता है, रियल बात निकल जाता है दिल से, क्या करोगे। तो देख इधर देख क्या किए हैं, 18/180 को गुना भागा कर दिए, 0.1 मोल निकल गया। क्या निकल गया 0.1 मोल। कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल नहीं निकालोगे नहीं पड़ेगा, सीधी बात। कोई दिक्कत? अब देख इधर यहाँ सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, दुनिया का बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का बात कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल दिए, n बाय निकाल देंगे। देखो यहाँ देखो m निकालेंगे तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा मोलरता, मतलब क्या विलायक का भाग, किसमें केजी में। तो 0.1 अभी निकालें बटे 1 इकाई के बराबर होता है, इसको काटाकाटी कर देंगे मोल पर केजी आ गया। अब जल के लिए क्वथनांक में परिवर्तन देखो, अगर इसको शॉर्ट में देखना चाहते, शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो मेरा लेक्चर देखो, इसके 2 नंबर पहले वाले लेक्चर में जाके देख लेना, एकदम समझ में आएगा। वो बहुत न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का व्यू से एक बार आया नहीं, जैक वही क्वेश्चन पूछता है बाबू जो थोड़ा घुमाया हो, ट्रिकी हो, शॉर्ट हो, थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा हो, वही क्वेश्चन को पूछता है। अन्यथा जैक वाल के नहीं लेना, जैक का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बीबीआई भी होता है, और केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पूछता है। अब फिर देखो डायरेक्टली कर लोगे, विलेन का वाष्प पदार्थ निकालने वाला है, निकाल लोगे, खत्म हो गया। डायरेक्टली इतना लॉन्ग में नहीं बनाना, ठीक है, इतना एकदम शॉर्ट में जाके मेरे वाले वीडियो को देख लेना, बन जाएगा। देखो फिर यहाँ एक न्यूमेरिकल है, उड़ गया था 300 के पर जल का वाष्प दाब इतना है, इसमें बने वाष्पशील विलेय के मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालने बोला है, वाष्प दाब। वाष्प दाब मतलब डेल्टा टीबी एमबी, ये चीज को निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे नहीं होगा। क्या बोला है 300 के पर जल का वाष्प दाब इतना है, ठीक है, 300 के में जल का वाष्प दाब 12.3 के पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसमें बने वाष्पशील विलेय के लिए मोलर विलयन का वाष्प दाब, इसमें से जो विलयनवा बनेगा उस विलयन को बनने के बाद उसका वाष्पशील दाब क्या होगा, उस चीज को निकालने बोलेंगे। 300 के पर जल का वाष्प दाब इतना है, इसमें बने वाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। डायरेक्टली वही निकालने बोला है, तुमको निकाल लोगे, कोई दिक्कत ना। 1 केजी विलयन में देखो एकदम सॉल्व करना, नहीं तो पिछला वाला जाके देख लेना, हो जाएगा, उतना टाइमिंग है नहीं, थोड़ा पूजा भी है, देखना भी, और आगे एमसीक्यू को भी देखना। फिर देखो क्या है, देखो न्यूमेरिकल, शक्कर के 5% द्रव्यमान जल विलयन का हिमांक इतना है, यदि शुद्ध जल की हिमांक इतना हो तो ग्लूकोज के 5% जल विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। बाबू रे 4 गो न्यूमेरिकल दे रहे हैं सॉल्यूशन से, 5 नंबर के लिए 4 गो न्यूमेरिकल है, और इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं है। अगर ये चारों में एक नहीं आया तो फिर आके 2025 में हमसे मिलना, बोलना सर नहीं आया, तब हम देखेंगे, ठीक है। विश्वास के साथ 4 को पढ़ के चल जाना, एकदम 100% श्योर है, 110% श्योर है, यही 4 न्यूमेरिकल में एक आएगा तुम्हारा, इतना हमारी तरफ से बात है। फिर देखो क्या है,
पांचवा नहीं पढ़ना है, एकदम एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम उतना टेंशन नहीं करना है, पांचवा नहीं पढ़ना है। देखो आप देखो, अब हम लोग यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एमसीक्यू क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विक्षेपण नियम संबंधित है। तो फैराडे के विद्युत विक्षेपण नियम, फैराडे का दो नियम, क्या क्या नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या बोला है, धातु का तुल्यांकी भार में, और दूसरा नियम हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रोड की आकार पर, ठीक है। क्या बोला है कि किसी भी, हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब क्या, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता था, यहाँ पे लेते थे वो कंटेनर और यहाँ पे लेते थे एगो कंटेनर। इसमें क्या था, इसमें ZnSO4 का विलयन था और इसमें क्या था, CuSO4 का विलयन था। कितना ग्राम, 1 मोल, और इसमें भी क्या था, 1 मोल। और इसमें एगो छड़ लगा देते थे, किसका, जिंक में कॉपर वाला का, Cu का, और इसमें एगो छड़ लगा देते थे Zn का, Zn। और इसमें क्या लगा देते थे, एगो उल्टी U आकार की KCl का पेस्ट भर देते थे, ठीक है। और इसमें से एक पूंजी लगा देते थे इस तरह, जिसमें यहाँ इलेक्ट्रोड का काम करता था और यहाँ पे उच्च आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते थे। पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही चीज पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था Cu का घुलना, और यहाँ पे क्या होता था, सॉरी, जिंक का घुलना, और यहाँ पे क्या होता था, Cu का जमा होना। यही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े थे। वही आज हम लोग का क्या बोला है, आज हम लोग का यही क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अवक्षेप नियम संबंधित है तो धातु के तुल्यांकी भार पर, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, समझ में आ रहा है। फिर देखो 1 मोल Mn4 को MnO2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा होती है, तो कितना मात्रा होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आंसर, इसका कहां है जवाब, नहीं दिया हुआ। तो हम लोग देखो 1 मोल कितना, हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितना होता है, नहीं दिया हुआ तो लिख लो, हम लिखा देते हैं। यहाँ पे होता है 96,500 कूलम, 1 मोल में धारा प्रवाहित होता है कितना, 96,500 कूलम। तो आप बोला है कि Mn4 को MnO में पहुंचने के लिए कितना मोल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 96,500 से 2 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, जो होगा इसका वही आंसर है, ठीक है, 96,500 कूलम। ये हम लोग कहां से जानते हैं, फैराडे का विद्युत नियम से। अभी बोले ना, फैराडे का विद्युत नियम से 1 मोल बराबर ये मात्रक होता है, ठीक है, 96,500 कूलम। अब देखो क्या है, मोलर चालकता का एसआई मात्रक होता है, मोलर चालकता एसआई का मात्रक क्या होता है, सेकंड सेंटीमीटर पर स्क्वायर मोल पर लीटर। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। अब देखो क्या है, किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए उसका ईएमएफ होगा, किसी सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए उसका ईएमएफ क्या होगा। ये 2024 का क्वेश्चन है, पूछा गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में यही क्वेश्चन और देखना पूछा गया। तो क्या होगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। किसी भी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए, अन्यथा वो नहीं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया, चलो सुधार लो क्वेश्चन को। Fe2 प्लस बाय Fe अब क्या किया है, E0 का मान तुम्हारा दिया गया, E0 बराबर 0.4, नहीं ठीक है क्वेश्चन ठीक है, ये प्लस खाली ऊपर में होगा 2 प्लस, ठीक है क्वेश्चन सही है, ये प्लस तो ऊपर में होगा और Fe जो है उसके मात्रा में प्लस होगा, तो 0.41 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड वाले गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ होगा, ठीक है। क्या बोला है कि इलेक्ट्रोड वाले,
इलेक्ट्रोड वाले गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ होगा। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, ईएमएफ निकालने बोला। तो कोई भी, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बनाने के लिए तुमको याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जितना नीचे वाला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जितना नीचे वाला होता है वो धनात्मक होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वही वाला क्वेश्चन वहां पे क्या बोला, किसी सेल के लिए रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए ईएमएफ होगा। तो किसी भी सेल में, सेल मतलब बैटरी में होने के लिए क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो नीचे वाला जितना भी होगा वो धनात्मक होगा। तो वही उसका मान अगर याद करोगे तब ये वाला बनेगा। क्या बोला है, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मान देखना तुम्हारा जाके, Mn का जो मान होता है वो प्लस में होता है। जो नीचे देखना, हाइड्रोजन के ऊपर जितना रहेगा सब नेगेटिव में रहेगा, ऊपर जितना रहेगा सब नेगेटिव और नीचे जितना रहेगा पॉजिटिव। तो इस मान को यहाँ पे पॉजिटिव नीचे होता है, ठीक है। ये मान याद करना पड़ता है, वही वाला। फिर देखो क्या है, 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अर्ध सेल अभिक्रिया अपचयन विभव होगा। मतलब 298 केल्विन पर, ये खाली फंसाने के लिए देता है, ठीक है। 298 393 ऐसा कोई बात नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा 298 केल्विन। ये जितना इलेक्ट्रोकेमिकल का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल का न्यूमेरिकल जितना है, इसको बनाने के लिए तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी न्यूमेरिकल है, इसको बनाने के लिए तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं याद। अब देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में देखो, 1 मोल Al3 को Al में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यक होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 मोल बराबर अभी क्या पढ़े, 96,500 कूलम। क्या पढ़े, 96,500 कूलम। अब उसको हम लोग गुना कर देंगे कितना से, देखो यहाँ पे कितना मोल है, Al3 प्लस को Al में, मतलब 3 गो मोलवा। तो 3 गो मोलवा को टूटने में, Al तक पहुंचने में कितना मोल चाहिए, 3 गो चाहिए, इसीलिए हम लोग 3 से गुना किए। अब जैसे 3 से गुना करोगे इतना आ जाएगा, देखो 0 0 0 0 5 दिया 15 के 5 17, 1 छोड़ दिया 18 और 1 19 के 9 9 दिया 27 और 1 28। देखो ये आया 28 5 0 0, देखो 28 9 5 0 0 आया समझ में। 96,500 कूलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते हो तो लिख लेना। 1 मोल बराबर होता है 96,500 कूलम। अभी एग्जाम में कभी कभी पूछता है 1 मोल बराबर होता है 96,500। जैसे इसको गुना करोगे, देखो ये आया। अब यहाँ पे देखो कितना मोल बोला है, 3 मोल बोला है, तो 3 मोल के लिए को पास न्यूमेरिकल में क्या बताया, 2 मोल बोला था Mn2 प्लस को, तो 2 मोल से गुना कर देते निकल जाता। समझ में आ रहा है एकदम। कैसे ना समझ में आ रहा है, हम पढ़ाए हैं तो ना समझ में ऐसा हो सकता है। चल अब देख, सेल स्थिरांक का ऐसा ही मात्रक होता है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, एकदम इंपॉर्टेंट है बहुत। ये छोटा दिख रहा है लेकिन केमिस्ट्री का छोटा, एकदम छोटा वाला ही एक कोड आता है। सेल स्थिरांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पर सेंटीमीटर। फिर है क्या, देखिए जलीय CuSO4 विद्युत अपघट्य के लिए कॉपर धातु प्राप्त होता है। कॉपर धातु कब प्राप्त होगा, क्या बोला है, जलीय CuSO4 विद्युत अपघट्य के कॉपर धातु पर प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉपर धातु कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर। क्यों, अभी हम बताएं, क्या बताएं, 2 गो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिए थे यहाँ पे, एगो में क्या था, एगो में यहाँ था ZnSO4 विलयन, यहाँ क्या था CuSO4 विलयन, SO4 विलयन। अब यहाँ पे किसका रॉड था बोलो, यहाँ पे कॉपर का रॉड था Cu का, और यहाँ पे किसका रॉड था बाबू, जेनेट का। उल्टा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्या होता है, उल्टा होता है। इधर पे क्या होता है, धनात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड। इधर पे क्या होता है, कैथोड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, CuSO4 के विद्युत अपघट्य में कॉपर धातु कहाँ प्राप्त होता है। तो कॉपर धातुआ कहाँ है, देखो धनात्मक में होगा, कैथोड पर। अभी क्या बोले, प्लस वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। समझ में आया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन है बाबू, एकदम समझ में आया। चलो, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, बोलेगा क्या प्राप्त होगा, तो Cu मेटल, कोई दिक्कत है, कॉपर धातु। फिर देखो आ गया न्यूमेरिकल ब्रह्मास्त्र।
10 नंबर में क्या बोला है, CuSO4 के जलीय विलयन में 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए वियोजित होगा। कितना वियोजित होगा? CuSO4 के विलयन में 96,500 धारा प्रवाहित करने के लिए कितना मात्रा में वियोजित होगा। ये देखो फिर है, ये तुमको फंसाने के लिए दे दिया, ठीक है। 96,500 कूलम जो है ये CuSO4 96,500 कितनों कूलम बोले, ये Cu का मान होता है 31.75। क्या होता है बोले 31.75। देख Cu का क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, Cu का कितना होता है एटॉमिक मास 63 पॉइंट। देख Cu 29 नंबर में समझाते हैं। Cu जो धातु है वो 29 नंबर में, देखना 29 एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ मास होता है वो होता है 63.56 होता है। क्या है 546 सॉरी 546। तो इसको जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे, भाग करेंगे 2 से, देखो ऊपर एक बार, जैसे अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 63.546 को अगर जैसे तोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31.76। आ रहा है समझ में, एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछ तो कॉपर का कितना है वो छो 29 और वो छो, अब 29 को 63.456 में तोड़ेंगे 2 से कितना आ जाएगा 31.76 आएगा। फिर है लवण सेतु क्या है, इसके कार्य का उल्लेख करें। ये 3 नंबरिया क्वेश्चन, क्या 3 नंबरिया क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बाबू, एकदम ब्रह्मास्त्र है। क्या बोला है, लवण सेतु क्या है, इसके कार्यों का उल्लेख करें। तो लवण सेतु क्या है, लवण सेतु एक उल्टी यू आकार की क्या है, लवण सेतु है। इसमें क्या होता है KCl का पेस्ट भरा होता है, KCl का पेस्ट मतलब क्या, KCl को मिला के भरा होता है। लवण सेतु आंतरिक अर्ध परिपथ सेल को पूरा करता है, ये चीज हम लोग पढ़े हैं, तो यही सब चीज लिखना है। उसके कार्यों का उल्लेख करें, माने क्या क्या कार्य होता है, ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, लवण उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु का कार्य क्या है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की उदासीनता को बनाए रखना। फिर है इलेक्ट्रॉनिक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर विभेद करें, कर लोगे। फिर है विद्युत अपघटनी के लिए फैराडे के नियम को लिखे, फैराडे के नियम लिख लोगे। फिर देखा क्या है न्यूमेरिकल को आगे, Cu++ आयन वाले विद्युत अपघटनी सेल में 2 एम्पीयर की धारा 60 मिनट तक प्रवाहित होने पे कैथोड पर कितना तांबा जमेगा, आ गया ना। तो हम लोग जानते हैं Q = AT, क्या होता है फॉर्मूला, Q = A/T। तो Q हम लोग का कितना आवेश दिया है 2 एम्पीयर। अब कितना टाइम दिया है बाबू रे, देखो 60 मिनट, 60 मिनट को क्या करते हैं सेकंड में तोड़ दिए तो 3600 सेकंड हो गए। अब देख 2 × 3600 सेकंड 7200 हो गया। अब देखो Cu का तुल्यांक की बात, 63.5 को तोड़ दिया 31.75 आया, जैसे अभी ऊपर तोड़े। अब 96,500 को निरपेक्ष करने पर 31.75 × 96,500 × 7200 जो निकाले यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया 2.36 ग्राम। ये न्यूमेरिकल 3 नंबर या न्यूमेरिकल है, एकदम ठीक से बाबू आएगा। कोलराउस के नियम को परिभाषित दे एवं उसकी व्याख्या करें। कोलराउस के नियम हम लोग क्या जानते हैं, अनंत अनुता पर किसी विलयन का वार्षिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव, यही होता है कोलराउस का नियम, सीधा सीधी लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। निम्नलिखित को परिभाषित करें क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चालक, विद्युतरोधी, अर्धचालक हो जाएगा। फिर देखो यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब क्या, सीधा सीधी उसको वही फार्मूला में बैठाएंगे। यदि किसी धातु तार पर 0.5 एम्पीयर धारा, 0.5 एम्पीयर क्या है धारा है, तो मैंने Q दिया हुआ है। अब क्या है तुम्हारा जाके 18 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा को क्या करना है 3600 गुना 2 कर देना, 7200 सेकंड होगी, 7200 सेकंड आ जाएगा, डायरेक्टली इसका निकल जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। फिर देखो Ni के लिए एक विलयन का प्लेटिना इलेक्ट्रोड के बीच, या बीच नहीं डी कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हेतु 20 मिनट तक विद्युत अपघटनी किया गया। Ni
कि कितना मात्रा कैथोड पर निरपेक्ष होगा। इसका सॉल्यूशन आप डाल देंगे बाजू, वीडियो पूरा लॉन्ग चल जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो दो न्यूमेरिकल है बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ये Cu प्लस प्लस आयन वाले विद्युत अवघटनी से 2 एम्पीयर की धारा 60 मिनट तक प्रवाहित होने में कितना तांबा जमेगा। पिछला 2024 में ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पहला हम दिए हैं, इसको बना के ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हम इसलिए दे दिए ताकि हमको भी डर लगता है, कोनो साल क्या कर देता है, उल्टा पुल्टा कर देता है, इसका कोई बुद्धि शुद्धि नहीं है। तो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अवघटनी सेल, मानक इलेक्ट्रॉन विभव मोलर चालकता, ये करके चला एकदम आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसका नाम है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या बोला है, अभिक्रिया, एक नंबर क्वेश्चन बुक पढ़ो, अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी अभिक्रिया का कोटि अगर 0 निकला तो वह शून्य कोटि का अभिक्रिया है, अगर ऑर्डर उसका 1 निकला तो वो प्रथम कोटि का है, अगर ऑर्डर 2 निकला तो वो द्वितीय कोटि का है, अगर ऑर्डर उसका 3 निकला तो तृतीय कोटि का है। तो आज हम लोग इसका ऑर्डर निकालते हैं। पहले क्या है, 2HI मतलब क्या है, 2HI है, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, H2 प्लस I2 के साथ अभिक्रिया करके बनता है। ये जो डैशवा है ना, ये डैश अभिक्रिया है, ठीक है, थोड़ा सुधार लें। तो देखो सीधा सीधी जानते हैं, H2 को 1 मोल में भर देंगे हम लोग, क्या स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम से जानते हैं। वहां पे 1 होता है इनटू, फिर यहाँ पे I2 में 1 होता है, जो है मान उसका नीचे गया नीचे, अगर इधर में निकालेंगे तो देखो H2 सॉरी HI है, ये माथा में चढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग का ऑर्डर जो निकलेगा वो निकलेगा बाबू 2। तो ऑर्डर अगर द्वितीय 2 हुआ क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोई दिक्कत आ गया समझ में। वेग के H2 का उदाहरण है, मतलब क्या उदाहरण है, सीधा सीधी प्रथम कोटि का अभिक्रिया, इसका वेग क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया की वेग की गणना करें, अभिक्रिया की वेग की गणना करें। इस अभिक्रिया के लिए वेग की गणना करने बोला, तो वेग हम लोग कैसे निकालते हैं, स्थिर अनुपात का नियम से, गुणित अनुपात का नियम से। क्या जानते हैं, देखो गुणित अनुपात का नियम से हम लोग क्या जानते हैं, K इक्वल टू R के मात्रा में A इंटू Q के मात्रा में B, यही ना जानते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो K एक कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी समानुपाती। अब क्या होगा, K आएगा, K इक्वल टू डायरेक्टली R के जगह हम लोग का क्या है बाबू, देखो A है, A प्लस 2B है। अब रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे A है, A दे दिए, मात्रा में कुछ नहीं मतलब 1 है, सीधा सीधी, और फिर B के मात्रा में 2 है, ये देखो 2 है ना, अभिक्रिया करके बन रहा है 2 बनिए, इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह निकालने को दिक्कत है, हो गया। फिर आगे देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रा होती है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रा क्या होगी, प्रथम कोटि के लिए ऑर्डर 1 होना चाहिए, अगर ऑर्डर 1 है तो प्रथम कोटि का है, और नहीं है तो प्रथम कोटि का नहीं है। देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हम लोग कहां से जानते हैं। अब देखो ऑर्डर अगर 1 निकालेंगे, मान के चलो मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो इसका ऑर्डर के पालन में 1 निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, मोल के मात्रा में 0 और पर सेकंड, तो ये पूरे कर जाएगा, ऑर्डर 1 निकाले तो हम लोग क्या आ जाएगा, पर सेकंड। हमारा समझ में क्या बचा, पर सेकंड। कोई दिक्कत आया होगा समझ में। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या है,
आगे है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है तथा दोनों की सांद्रता दो गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए के प्रति प्रथम है और बी के प्रति द्वितीय कोटि का है, ठीक है। ए के प्रति प्रथम है माने ऑर्डर 1 होगा, ए होगा जो ऑर्डर 1 होगा, और बी के प्रति क्या बोला है द्वितीय कोटि का है माने बी जो है बाबू इसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब ए से एक गुना कर रहा है 1 गुना 1 इक्वल टू 1 होगा, और बी को 2 गुना कर रहा है, देखो क्या बोला है प्रति द्वितीय कोटि है तथा दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बी को 2 गुना कर रहा है मतलब 4 गुना हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको 4 गुना हो गया, यहां तक समझ में आया, ये देखो 4 गुना हुआ। अब इसको क्या करेगा, इसको इसके साथ गुना करेगा माने 4 गुना हुआ। अब फिर ई दोनों को क्या करेगा 2 गुना करेगा, कितना हो जाएगा 8 गुना। आंसर है कहीं पे देखो 8 गुना, इनके 8 गुना हो जाएगा, है समझ में आ रहा। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि के दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो गया समझ में आ रहा है 8 गुना। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है जरा समझने में। देखो अब देखो आ गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक होती है। हम लोग निकाले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड, सीधा सीधी, या तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरह भी दे सकता है, क्या कह देगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत समझ में आता है। अब देखो फिर तुम्हारा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा बाबू, देखो समझो जरा समझो। द्वितीय कोटि हम लोग क्या जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जानते हैं। तो द्वितीय कोटि में देखो, द्वितीय कोटि में बोला है ना, तो आप इसको क्या करेंगे 2 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब -1 और -1 कट जाएगा, क्या बचेगा मोल पर लीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ये होगा, समझ आ रहा है, खत्म। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए TYT का मान होगा, यहाँ पे क्या बोला है TYT का मान होगा, TYT नहीं बाबू T हाफ, ठीक है। क्या बोला है T हाफ, तो हम लोग जानते हैं 0.693/K, ये मान यहाँ जरा सुधार करना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या हो जाएगा T हाफ के लिए क्या होता है अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल से हम लोग ये इक्वेशन को निकाले हैं 0.693/K वेग। आगे यही बोलता K बराबर निकालने के लिए, फिर हम लोग 0.693/T हाफ लिख लो, नोट कर लो। अब फिर देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पे एक था पूरा, ठीक है। यहाँ पे कर देना ना डायरेक्टली H2O, ये छोड़ दिया, क्वेश्चन होता है यहाँ पे H2O। क्या होगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा, छोड़ दिया। चल आप देख अभिक्रिया कोटि अर्ध आयु होगा, हम लोग अभी जाने अर्ध आयु के लिए क्या जानते हैं, अर्ध आयु के लिए अभिक्रिया कोटि में अर्ध आयु के लिए क्या होगा वेग, तो वेग क्या होगा तो K बराबर हम लोग अभी सीखें, क्या सीखें K बराबर हम लोग अभी जानते हैं, K बराबर जो होता है वो होता है 0.69, K बराबर होता है 0.693/T हाफ, ये होता है। ये थोड़ा ऑप्शन ये थोड़ा जगह दिनेश बुक से है इसीलिए इसको दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन को जरा चेंज कर देना, एनसीईआरटी में ये, ठीक है। फिर एक अभिक्रिया A B उत्पाद के लिए वेग R = K हाफ, K A का मान हाफ और B का मान 2 से दिया गया अभिक्रिया की क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, देखो
एक को जोड़ेगा या हाफ है और 2 है तो अढ़ाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 2.5 मैंने 5 कोई दिक्कत, दोनों को जोड़ देंगे। आप देखो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान पाया गया है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। क्या है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान पाया गया है। वेग स्थिरांक, अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया में मोल कंसंट्रेशन क्या निकाले थे जानते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग हम लोग निकाले थे k = a0/a into 2.303 पॉइंट, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला है T बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A0/A into 2.303 ये हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, अभिक्रिया के अर्ध आयु की गणना करने बोला है। अर्ध आयु के लिए क्या हो जाएगा, T half concentration of A0/A into 2.303/K ये मान लिया है। समझ पा रहा T half के लिए। चलो आप फिर देखो क्या है, देखो आया T half का मान दिया हुआ, देखो पूरा आंसर दिया हुआ। तो T half के लिए क्या 0.693/K है, देखो T half ये आंसर हो दिया है। अब देखो यहाँ पे एगो न्यूमेरिकल है, नीचे दिए गए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के अर्ध आयु की गणना करें। पहला है 200 सेकंड, तीसरा है 2 मिनट, चौथा है 4 ईयर, ठीक है। तो अर्ध आयु की कैसे गणना करेंगे, देखो अर्ध आयु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन जो है बाबू रे ये 2024 में आइलो छो, ठीक है, 3 नंबर के लिए, और 2022 में भी आया है, ठीक है, 2023 में भी आया है, फिक्स है, और इस बार 2025 में भी आएगा। अगर ये नहीं आया तो एकदम 110% भी आएगा, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, क्या बोला है, नीचे दिए गए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की अर्ध आयु की गणना करें। तो अर्ध आयु का फॉर्मूला हम जानते हैं T half बराबर 0.9693/K, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करना है, T half बराबर 0.9693/K का मान क्या है 200%। K मतलब वेग स्थिरांक क्या है 200/सेकंड। और क्या सॉल्यूशन समझ पाया, 3 नंबर लो रूट लो उठा लो। फिर देखो यहाँ पे वही करोगे 0. T half बराबर क्या हो जाएगा 0.693/2 मिनट, खत्म सॉल्यूशन। ऐसे घुरा के मतलब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुरा के मतलब कर रहे हैं, समझ में आया। चल इसको भी क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, अब देखो ये सेकंड में है तो यूनिट सेकंड में हो जाएगा, ये मिनट में है तो मिनट में हो जाएगा, ये ईयर में है तो ईयर हो जाएगा, खत्म। अब देखो क्या है ब्रह्मास्त्र, इसी का नाम ब्रह्मास्त्र है बाबू, हम जो दिए ना बुकवा में लिखे हैं ना, इसी का नाम ब्रह्मास्त्र है। इस तरह का क्वेश्चन 2022 में पूछ लो छो, 2023 में पूछ लो छो, 2024 में आएगा छो, और 2025 में आएगा 110% फिक्स VVI। और यहीं तक हम लोग का द इंट। अगर इसका सॉल्यूशन देखना है, ये क्वेश्चन को फोटो कर लो, क्या बोला है, A तथा B के मध्य अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति शून्य कोटि का है, निम्न तालिका को इस स्थान में भरे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 5 मार्क्स के लिए 110%, और ये इस बार आएगा 2025 में, 2025 में आएगा एकदम ब्रह्मास्त्र VVI 5 नंबर फिक्स। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्या बोला है, प्रयोग A में A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है,
निम्न तालिका को भरे, माने इसका मान निकालने बोलेगा, इसका मान 0.2 निकलेगा और इसका मान निकालने बोलेगा, इसका मान 8.0 into 10⁻² पर सेकंड निकलेगा। ये इसका सॉल्यूशन देखना है तो मेरा वीडियो नेक्स्ट वाला के लिए वेट करना। थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करके डाल देंगे, ठीक है। अभी हम लोग को ढेरी टाइम हो गया, आज ऐसे पूजा भी है, खाना भूख लगे। चलो समझ में आया होगा वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को तुम्हारे होशियार मित्रों को शेयर कर देना ताकि केमिस्ट्री पढ़ के थोड़ा बच जाए, ठीक है। चलो आगे है, ये फिजिकल का हुआ, आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके आगे वाला देखेंगे। फिनॉल जिंक के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या बोला है देखो, एक बार समझा देते हैं तुमको अच्छा लगेगा। फिनॉल क्या बोला गौरी, फिनॉल, फिनॉल के माने यही होता है T2H5OH, फिनॉल का फॉर्मूला होता है फिनॉल, ठीक है, यही फॉर्मूला। क्या बोला है, जिंक के साथ अभिक्रिया कर देता है, इरेजर। कहीं भी दे सकते हैं। क्या बोला है, जिंक के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या करेंगे, हीट डालेंगे, कुछ नहीं होगा। ये जिंक का है, क्या बाहर निकलेगा, सॉरी बाय मिस्टेक, जिंक के साथ अभिक्रिया कर देता है, होता है कभी कभी। OH प्लस Z, यही ना जिंक का फॉर्मूला है, कुछ नहीं होगा। ये ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन वहां पे चल जाएगा और बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन प्लस बाहर निकलेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। किसमें है देखो बेंजीन, एक नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन ये क्या है, बेंजीन, छाप लो, मार लो। फिर देखो क्या है, सेडिसेंटिहाइड बनाया जा सकता है। सेडिसेंटिहाइड कैन बी, मतलब क्या, एक नंबर में क्या बोला है, गटरमैन रिएक्शन, बी नंबर में क्या बोला, सनडे रिएक्शन, सी नंबर में बोला रैमटन रिएक्शन और डी नंबर में बोला है ओर्च रिएक्शन। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है बाबूए, वो हम लोग बनाते हैं रैमटन रिएक्शन से, रैमटन रिएक्शन, ये ऐड का क्वेश्चन, ठीक है। चल यहाँ तक तो लेके नमूना दे लियो, ठीक छो, अगला वाला क्लास में बताइबो ऑर्गेनिक एकदम इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए लाइक करो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।